हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, विच इज कॉल्ड एज द स्टैचोमेट्री। तो क्या होता है स्टैचोमेट्री या स्टोशियोमेट्री जिसको बोलते हैं। स्टोशियोमेट्री कोएफिशिएंट्स क्या होता है और वो नंबर ऑफ मोल से कैसे रिलेट करता है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्टोशियोमेट्री है या हम स्टोचियोमेट्री बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलो जो आपको अच्छा बेहतर लगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्टोशियोमेट्री जो बना है वर्ड, ये दो वर्ड मिलके बना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वह है विच इज कॉल्ड एज द स्टोशियो, और ये स्टोशियो का मतलब होता है एलिमेंट्स। स्टोशियो का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स होता है। और मेट्री जो कि मेट्रॉन से बना है, मैं मेट्री लिख देता हूं। मेट्री का मतलब होता है टू मेजर। टू मेजर मतलब एलिमेंट मेजर। एलिमेंट बोले तो एटम्स। अगर कोई भी एक केमिकल रिएक्शंस है तो वो केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट्स कितने हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, उसे बोला जाता है दैट इज अ स्टोशियोमेट्री। एक्चुअली स्टोशियोमेट्री जो ये कंसेप्ट है, ये सिर्फ हम किसी के लिए देखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। विच इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस है उसी के लिए स्टोशियोमेट्री देखा जाता है। तो इसीलिए स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। क्या? केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। तो अब इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, ये समझ लीजिए। पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्वेशंस और द केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है इसको समझते हैं हम यहाँ पे। आप सीधा यहाँ पे डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो, स्टोशियोमेट्री का मतलब होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टोशियोमेट्री हम सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन की ही देख सकते हैं। या फिर हम दूसरी बात बोल सकते हैं यहाँ पे कि हम जो स्टोशियोमेट्री देख रहे हैं, दिस आर द मोल कंसेप्ट ही देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैं दूसरी बात भी यहाँ पे लिख देता हूं, दिस आर द मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, दिस आर द मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर हमको किसी रिएक्शंस के केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर निकालने हो तो हम क्या यूज करते हैं? स्टोशियोमेट्री। सो दैट इज स्टोशियोमेट्री इज द मोल कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में अगर हमको मोल कंसेप्ट देखना है तो हमको क्या देखनी पड़ेगी? स्टोशियोमेट्री देखनी पड़ेगी। तो अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। सो केमिकल रिएक्शन इज द इक्वेशन। द इक्वेशन आपने पढ़ी होगी 8, 9, 10 में केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़े आपने। फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शंस होती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं, CO2 फॉर्म करते हैं, Mg प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होता है, MgO प्रोड्यूस होता है। ये सारी केमिकल रिएक्शंस ही है। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, हम पढ़ेंगे द इक्वेशन in which chemical reaction is the equation in which old bonds are break। मतलब जिस केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। तो सच केमिकल इक्वेशन इन विच द ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, विच इज कॉल्ड एज, जिसको क्या बोला जाता है? केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट का कन्वर्शन किस में हो जाता है? प्रोडक्ट में हो जाता है। तो रिएक्टेंट के अंदर जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे कहते हैं बॉन्ड कहते हैं। हम सारी डिटेल्स केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ आप इतना समझ लिए कि दो एटम्स है, तो दो एटम्स जब एक जगह पे है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज कॉल्ड एज दी बॉन्ड। तो हमने बोला है कि यहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में दो एटम्स है, एक ए एटम्स है और दूसरा भी ए एटम है। देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास में दो एटम्स है, पहला ए एटम्स है, दूसरा भी क्या है यहाँ पे? ए एटम्स है। अब ये पहला जो ए एटम्स है और दूसरे एटम के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दिख रहा है आपको? मैंने एक लाइन से बताया है यहाँ पे कि पहला जो ए एटम्स है और दूसरा भी ए एटम्स है, इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ की है। इसी को बोला जाता है बॉन्ड। और ये बॉन्ड क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? कि दोनों एटम्स ए और बी एक में से
एक डेफिनेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, प्लस प्लस मेरे पास में 2 बी एटम्स है, एक बी और दूसरा बी दोनों में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे जब ए और ए बॉन्ड ए, बी बॉन्ड बी, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं दिस आर द A2 मॉलिक्यूल, दिस आर द B2 मॉलिक्यूल। आपने इससे पहले पढ़ा है कि दो एटम जब कंबाइन होंगे, दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो एक A2 मॉलिक्यूल है, एक B2 मॉलिक्यूल है। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट होना अगर चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ए बी के साथ में रिएक्ट होना अगर चाहता है तो आपको पता है कि यहाँ पे ए और ए के बीच में का बॉन्ड टूटना चाहिए, तभी तो वो बी के साथ ए रिएक्ट होगा। ए मिलेगा किसके साथ में, अगर ए को बी के साथ में बॉन्ड फॉर्म करना है तो पहले ए और ए का बॉन्ड क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। अगर ए बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ए बी के साथ कैसा कंबाइन होगा, नहीं होगा कंबाइन। तो उसी तरह से ये बी और बी को क्या करना पड़ेगा, इनके दोनों के बीच में का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी ये बी ए के साथ में क्या हो पाएगा, कंबाइन हो पाएगा। तो आपको बातें समझ में आ रही है कि ये जो है इसे बोलते हैं हम, जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उसे बोला जाता है रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, व्हाट डू कॉल देम, रिएक्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये ए से ए टूट गया और ये बी से बी टूट गया, तो क्या हो जाएगा, ये ए और ये दूसरा बी, तो ये आपस में मिल जाएंगे, एक नया बॉन्ड फॉर्म करेंगे विच इज कॉल्ड एज द ए बी बॉन्ड, ए बी बॉन्ड। तो यहाँ पे जो नया जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, जो कंपाउंड यहाँ पे प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है उसे क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट ही बोला जाता है। यहाँ पे जो नया कंपाउंड जिसमें नए बॉन्ड बने हैं, आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक केमिकल इक्वेशन से, इस केमिकल इक्वेशन में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, नए बॉन्ड बने हैं, इसे बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशन। और अच्छे से समझते हैं, एग्जांपल, रियल एग्जांपल भी लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो मेरे पास में H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल को आप ऐसा लिखोगे, H बॉन्ड H, दिस आर द H2 मॉलिक्यूल। अगर ये H2 मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन हो जाता है तो Cl बॉन्ड Cl लिखोगे आप। तो जब H2 मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होता है तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। क्या बनाएगा, HCl। तो HCl बनाने के लिए इस दो हाइड्रोजन के बीच में का बॉन्ड ब्रेक होना जरूरी है, उसी तरह से इस क्लोरीन के बीच में का बॉन्ड ब्रेक होना जरूरी है। तो आपको बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड टूटेंगे और H और Cl के बीच में बॉन्ड बनेंगे, तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है। दूसरी बात सुनिए, दूसरा और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पे। मेरे पास में देखिए यहाँ पे H बॉन्ड H है, क्योंकि हाइड्रोजन तो जो है ये तो मॉलिक्यूल है, हम H तो नहीं लिख सकते उसको, H हम कभी भी नहीं लिख सकते क्योंकि हमको वो जो H2 के फॉर्म में ही पाया जाता है। जिस तरीके से ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है, उसी प्रकार H2 भी, हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में पाया जाता है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। वो किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे O डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन से दो बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए इनमें बॉन्ड टूटना चाहिए, इसमें भी बॉन्ड टूटना चाहिए। समझ में आ रही है बात, तभी क्या होगा, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इस प्रकार जुड़ पाएगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इस प्रकार जुड़ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड, कोई भी केमिकल रिएक्शंस में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। अब पंगा ये है कि वो केमिकल रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, तभी हम उसका स्टोशियोमेट्री निकाल सकते हैं या स्टोशियोमेट्री उसके लिए स्टडी कर सकते हैं। अगर वो रिएक्शन बैलेंस ना हो तो स्टोशियोमेट्री हम नहीं निकाल सकते। समझ में आ रही है बात। स्टोशियोमेट्री निकालने के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस, रिएक्शन शुड बी बैलेंस। तो अब क्या होती है बैलेंस रिएक्शन, तो बैलेंस रिएक्शंस क्या होती है, बैलेंस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच सैटिस्फाइड द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए यहां पे लिखता हूं, दैट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शंस, बैलेंस केमिकल रिएक्शन सेटिस्फाइड। क्या सेटिस्फाई करना चाहिए उसने, दैट इज सेटिस्फाई दी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, सेटिस्फाई दी लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और हमने लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। क्या होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है दैट इज द सम ऑफ मास ऑफ masses of reactant, sum of masses of reactant is equals to क्या होता है बोलिए, sum of masses of और mass of क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट का जितना मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कंज्यूम होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होगा, फॉर्म होगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है
कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो वहां पे रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं। समझिएगा, रिएक्शंस क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, तभी तो प्रोडक्ट क्या हो गए, फॉर्म हो गए। प्रोडक्ट जो है फॉर्म होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं। तो जितना मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। इसका क्या मतलब है, इसका दूसरा मतलब यह है कि रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ एटम्स जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स फॉर्म होंगे। आपको बात समझ में आ रही है? रिएक्शन में अगर 10 एटम रिएक्शन में जा रहे हैं तो 10 ही एटम फॉर्म होंगे। अगर कोई रिएक्टेंट का 12 ग्राम मास अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो 12 ग्राम ही हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। आपको बात समझ में आ रही है? जितना मास ऑफ प्रोडक्ट, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म होगा। तो ये रिएक्शन जो रहेंगी वो क्या रहेगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन रहेंगी या बैलेंस रिएक्शंस रहेगी। तो क्या ये देखते हैं हम, ये दो रिएक्शन देखिए आप, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? पहली रिएक्शन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये पहली रिएक्शन है और यहाँ पे हमने ये दूसरी रिएक्शन देखा है, क्या ये बैलेंस है? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक ही एटम दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स है, यहाँ पे क्लोरीन का एक ही एटम दिख रहा है। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, ये अनबैलेंस है। दिस रिएक्शन शुड बी अनबैलेंस। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो क्या है, एक ही है। तो ये दोनों जो रिएक्शन हमने लिखे हैं ये कैसी रिएक्शंस है? दिस आर द अनबैलेंस रिएक्शंस और अनबैलेंस इक्वेशन। तो फिर ये अनबैलेंस इक्वेशन के लिए हम स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करते हैं क्या? नहीं अप्लाई कर सकते हम। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस के लिए हम स्टोइकियोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम इसी रिएक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करोगे आप, कैसे बैलेंस करोगे? तो आइए देखते हैं यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे इसी रिएक्शन को हम बैलेंस करते। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा था H2, दिस आर द हाइड्रोजन जो कि गैसियस स्टेट में मौजूद होता है, ये आपको पता है। हाइड्रोजन सॉलिड थोड़ी ना होता है, कौन से स्टेट में, जनरली गैसियस स्टेट में पाया जाता है। अगर वो क्लोरीन के साथ में रिएक्ट हो रहा है और क्लोरीन भी गैस में होता है, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। HCl भी क्या होता है, गैस होता है। जो लेबोरेटरी में होता है वो लिक्विड होता है। जब HCl गैस होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरस एसिड, और जब लेबोरेटरी में हम उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टेट भी लिख दी इनकी, मैं साइमल्टेनियसली स्टेट भी लिख रहा हूँ, आप ध्यान में रखिए। अब मुझे बताइए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 Cl, 2 हाइड्रोजन के एटम 2 Cl कंबाइन होंगे तो कितना HCl बन रहा है, यहाँ पे एक ही बना है HCl। इसको बैलेंस करो, इधर 2 हाइड्रोजन है तो इधर भी 2 हाइड्रोजन कर दो, दिख रहा है आपको। और इधर क्लोरीन कितने हैं, 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 हो गए। देखिए यहाँ पे इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 क्लोरीन और इधर भी 2 क्लोरीन, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। दिस आर द बैलेंस रिएक्शन। आसान है बैलेंस करना। क्या करना है, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स तो क्या करना है आपको, प्रोडक्ट साइड में करना है। यही तो सिंपल, एकदम सिंपल मेथड्स है। और भी कई मेथड्स है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, इलेक्ट्रॉन आयन एक्सचेंज मेथड्स है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए रिएक्शंस को बैलेंस करने की एक सिंपल सी मेथड है। जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड में उतने नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के साइड में हो जाए तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। उसी तरीके से हम इस रिएक्शन को भी क्या कर सकते हैं, बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे सुनिए, हम इसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर मेरे पास में H2 है जो कि गैस है, प्लस 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 क्या लोगे आप, O2, क्योंकि O2 को तो O नहीं लिख सकते हो ना, O2 को O नहीं लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या बन रहा है मुझे बताइए, O2 गैस, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। क्या ये रिएक्शन, H2 क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो एक ही ऑक्सीजन है। तो या तो फिर क्या कर दो आप, इसको हाफ O2 लिख दो, इसको क्या लिख दो आप, हाफ O2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ऑक्सीजन। क्योंकि O2 को हम O नहीं लिख सकते, O2 को O नहीं लिख सकते। इस तरीके से हमको रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। या तो दूसरा तरीका क्या है इस रिएक्शन को बैलेंस करने का। देखिए दूसरा तरीका इस रिएक्शन को बैलेंस करने का, एक है H2 जो हमने गैस लिया है, और ये क्या है O2 जो भी, वो भी क्या है, गैस ही है। और यहाँ पे क्या बना है, H2O जो क्या है, लिक्विड है। अब देखिए यहाँ पे इस ऑक्सीजन को O2 ही रहने दो, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आने चाहिए, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएंगे। इस तरीके से रिएक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। 2 तरीके से आपको जो बेहतर लगे उस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो इस इक्वेशन को। अब ये तीनों भी इक्वेशन देखिए, ये तीनों भी इक्वेशंस क्या है, यहाँ पे हमने जो तीनों भी इक्वेशंस लिखी है ये क्या है, बैलेंस है। अब अच्छी तरीके से ये इक्वेशंस कैसी है,
बैलेंस है, और बैलेंस इक्वेशन को ही हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, स्टोशियोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। अब और एक एग्जांपल देखिए, आप एक एग्जांपल देखिए, रियल एग्जांपल, ये भी तो रियल ही है। यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, N2 गैस है, N2 गैस जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होगा, किसके साथ में, हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट होगा, तो क्या फॉर्म करेगा, अमोनिया फॉर्म करेगा, NH3, जो क्या होता है, गैस होता है। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, इट इज रिएक्शन द बैलेंस और नॉट, इट इज नॉट, दिस आर द नॉट बैलेंस रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे देखिए दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे तो एक ही नाइट्रोजन है, बैलेंस करो, दो नाइट्रोजन है तो यहाँ दो लिख दो, अब दो नाइट्रोजन हो गए। अब गड़बड़ ये हो गई कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 6 हो गए। 6 हाइड्रोजन कैसे करोगे आप, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। आपको बात समझ में आ रही है। तो ये जो हम यहाँ पे, ये जो इक्वेशंस को जिस नंबर से हम बैलेंस करें, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो ये नंबर से हम क्या कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं। समझ में आ रही है, ये जो है नंबर, यही तो क्या कर रहे हैं, इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये नंबर जो है, ये इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ये नंबर यहाँ पे 1 है, मतलब नहीं है तो कुछ है, तो क्या है, 1 है। तो यही जो नंबर्स है, ये नंबर क्या कर रहे हैं, इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये जो नंबर है, जो रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। दिख रहा है आपको साफ साफ, यहाँ पे ये जो नंबर है, जो इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, इनको कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं इनको, व्हिच इज कॉल्ड एज द स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको समझ में आना चाहिए कि ये स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या चीज है, जो नंबर से हम रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। यही तो बात पढ़ रहे हैं हम जब से, कि ये जो नंबर लगा रहे हैं हम इसको रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए 1 2 3 4, तो इसको क्या बोला जाता है, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ में आ गया आपको, कि जिस तरीके से इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, और अमोनिया का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज द 2 है। इस रिएक्शन में देखिए हाइड्रोजन का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तब ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। तो कितने मोल ऑफ, यहाँ पे कितना H2O का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बना, 2 बना। समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता क्या है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये एक नंबर है, तो ये लेकिन हमको क्या बताता है, ये हमको क्या बताता है, सो दैट स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। फिर से सुनिए, दैट स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल रिएक्शन। वो बताता है हमको कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे हैं और कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब फिर से सुनिए यहाँ पे कि ये जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये हमको बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के रिएक्शन में जा रहे हैं, तब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के फॉर्म हो रहे हैं। या तो फिर हम मॉलिक्यूल के टर्म में भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल के टर्म में भी बोल सकते हैं, मतलब पार्टिकल के टर्म में भी हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, एटम्स, आयंस और दी मॉलिक्यूल्स। या फिर मास के टर्म में, रिएक्टेंट का कितना मास कंज्यूम होगा तो प्रोडक्ट का कितना मास फॉर्म होगा। समझ में आ रही है बातें आपको, रिएक्टेंट का इतना वॉल्यूम है तो प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम होगा। आपको ये बात समझ में आ रही है, वही मोल कंसेप्ट देखो यहाँ पे अप्लाई करें। ये दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट, यही तो है एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट provide the informations about the chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शंस की है, कि अब पूरी जो केमिकल रिएक्शंस की पूरी जो डिटेल्स है या इंफॉर्मेशंस है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, हमको जो प्रोवाइड करता है उसे क्या बोला जाता है, स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे तरीके से समझने के लिए स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अब स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी रिएक्शंस के लिए हम स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखते हैं, जो कि रिएक्शन ऊपर लिखी है 1 N2 + 5H2 टू प्रोड्यूस दी 2 NH3। इसका क्या मतलब है कि हमको जो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसमें दिया है कि नाइट्रोजन का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। तो यहाँ पे अमोनिया का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज द 2 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि जब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन होगा कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ,
3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये मतलब होता है इसका कि हमको देखिए, मैंने क्या बोला है अभी आपको कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमको रिएक्शंस के बारे में क्या देता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो उसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 3 है, इसका 2 है। इसका क्या मतलब है, these are the 1 moles of nitrogen combines with 3 moles of hydrogen to produce the 2 moles of ammonia। यही तो मतलब होता है इसका। मतलब आप समझिए यहाँ पे कि अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म करने के लिए मुझे कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की जरूरत है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की जरूरत है। उसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए कि मुझे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन जब कंबाइन होगा, कंज्यूम होगा, तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा, 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा। उसी तरह से जब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होगा तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा। मतलब ये तो क्या हो गया, मोल रिलेशंस हो गया, मोल मोल रिलेशंस। रिएक्टर और प्रोडक्ट के बीच में क्या हो गया यहाँ पे, मोल मोल रिलेशन। मतलब अगर मुझे 2 मोल ऑफ अमोनिया अगर फॉर्म करना है तो मुझे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की जरूरत गिरेगी और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत गिरेगी। मतलब 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म करने के लिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। इसे क्या बोलते हैं, मोल मोल रिलेशंस। क्या बोलते हैं इसको, मोल मोल रिलेशन। हम देखेंगे मोल मोल रिलेशन, मास मास रिलेशन, पार्टिकल पार्टिकल रिलेशन। यही तो एप्लीकेशंस है किसके, मोल कंसेप्ट के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, हमने देखा है कि ये नाइट्रोजन टू अमोनिया का मोल रेशो क्या रहेगा, 1:2। हाइड्रोजन टू अमोनिया का रेशो, मोल रेशो क्या रहेगा, 3:2। समझ में आ रहा है, 3:2। और नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन का मोल रेशो क्या रहेगा, दैट इज 1:3। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा ही पूछा जाएगा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का मोल रेशियो बताइए, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का मोल रेशियो बताइए। आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मोल टू रिएक्टेंट का प्रोडक्ट रेशियो बताइए, मोल रेशियो बताइए। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पे मैं आपको साइमल्टेनियसली बताता हूँ। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन का मोल रेशियो हमने अभी देखा है कितना है, 1:3। कितना हो गया, 1:3। मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन तो कितने मोल ऑफ, सॉरी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन तो कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत गिरेगी, 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म करने के लिए 3 मोल, क्योंकि नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन रेशियो कितना हो गया, 1:3। अगर मैं क्या कर दूं, इसके अगर मैं नाइट्रोजन के 2 मोल ले लूं, नाइट्रोजन के 2 मोल ले लूं, हाइड्रोजन के कितने मोल लेने पड़ेंगे मुझे बताइए। सो दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। अगर मैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लूं तो मुझे इस नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन लूं तो कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत गिरेगी, 9 मोल। दैट इज 3 इंटू क्या होगा, 3 इंटू 3 होगा ना, 3 इंटू 3 होगा। अगर मान लो मैं x मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर लेता हूं, x मोल ऑफ नाइट्रोजन लेता हूं, सॉरी x मोल ऑफ नाइट्रोजन लेता हूं, तो 3x क्या लेने पड़ेगी मुझे, हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन टू अमोनिया देख लेते हैं, नाइट्रोजन टू अमोनिया। अब नाइट्रोजन टू अमोनिया का रेशियो क्या है बताइए, 1:2 है। अगर मैं 1 मोल लेता हूं नाइट्रोजन का तो 2 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म होगी। अगर मैं 2 मोल लेता हूं किसका, नाइट्रोजन का, तो 4 मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म होगी। अगर मैं 3 मोल लेता हूं तो कितने हो गए, 6 मोल ऑफ क्या हो गए, डबल ही हो गए इतने, यहाँ पे तो डबल ही दिख रहा है आपको। ठीक है, अगर मैं x लेता हूं तो यहाँ पे कितने फॉर्म हो गए, दैट इज 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स हो गया। आपको बात समझ में आ रही है। तीसरा समझिए यहाँ पे देखिए ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और यहाँ पे तीसरा और किसका बचा है, यहाँ पे बचा है हाइड्रोजन टू अमोनिया। हाइड्रोजन टू अमोनिया समझिए, हाइड्रोजन के कितने मोल्स, 3 मोल्स, नाइट्रोजन के कितने मोल्स, 2 मोल, 3:2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं हाइड्रोजन का 1 मोल्स लूंगा तो हाइड्रोजन का 1 मोल्स लूंगा तो यहाँ पे अमोनिया के कितने मोल्स फॉर्म होंगे, बोलिए यहाँ पे क्या होगा, 2/3 क्या हो जाएंगे, 2/3 मोल्स फॉर्म होंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पे कितने मोल्स फॉर्म होंगे, 2/3 मोल्स फॉर्म होंगे। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल्स अगर लेता हूं, हाइड्रोजन के 2 मोल्स लेता हूं तो अमोनिया के कितने मोल्स फॉर्म होंगे, 4/3। कितने फॉर्म होंगे, 4/3 मोल्स फॉर्म होंगे। अगर मैं x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर लेता हूं तो कितने मोल्स ऑफ अमोनिया यहाँ पे फॉर्म हो गए, तो दैट इज द 2/3 इंटू क्या होगा, x, 2/3 इंटू x। यही तो होगा। देखिए आपको रिएक्टेंट के किसी के भी आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे और किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाएंगे। समझ में आ रही है बात। हाइड्रोजन के नंबर, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स दिए तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो आप। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स दिए तो अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो आप। अगर हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स दिए तो अमोनिया के मोल्स निकाल सकते हो, या फिर अमोनिया के मोल्स दिए तो हाइड्रोजन के मोल्स निकाल सकते हो आप। तो आपको एक रिएक्शन ये कब बता सकते हो, जब आपको इक्वेशन दी हो या 90% इक्वेशन दी होती है, उसमें आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी समझ में आ जाता है।
और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ में आ गया तो आपको मोल मोल रिलेशन भी निकालते आता है। क्या करते आता है? मोल मोल रिलेशन निकालते यहाँ पे आता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि मोल मोल क्या रिलेशन रहेगा एक क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से मोल मोल रिलेशन निकाल सकते हैं। तो किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स दिए आप किसी के भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स के बाद में आप क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है, क्या देखा है, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है वो है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, या फिर क्या था, दैट इज सबसे पहला जो फॉर्मूला जो है वो सीक्वेंस ही लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला था दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल क्वांटिटी अपॉन अ नंबर, दैट नंबर व्हिच इज कॉल्ड एज द एवोगाड्रोस नंबर। या तो फिर था गिवन मास अपॉन दी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोलो आप। या तो फिर आपको क्या दिया जाएगा? वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन दी 22.4 लीटर पर मोल। यही तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए तो आप वेट निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स दिए तो क्या निकाल सकते हो आप? वॉल्यूम इन लीटर निकाल सकते हो। अब इसी इक्वेशन के जरिए हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं फिर से इस इक्वेशन को लिख रहा हूं यहाँ पे, इसी इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म दी 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। इस पर से हमको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो समझ में आ गया। ये देखिए यहाँ पे इसका 1 है, हाइड्रोजन का 3 है और अमोनिया का कितना है वहां पे 2 है। अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। तो अब देखिए यहाँ पे इनको हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन को थोड़ा इधर लिख देता हूं। यहाँ पे देखिए फिर से लिख रहा हूं, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया इज आल्सो गैस। अगर मैं इनके नंबर ऑफ मोल्स लिखूं, अभी थोड़ी देर पहले देखिए, नंबर ऑफ मोल्स लिखूं तो आपको दिखेगा नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या रहेगा? 1, इसका क्या रहेगा 3, इसका कितना रहेगा 2। ये क्या हो गया? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो गए। क्या हो गए? नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के बजाय, नंबर ऑफ मोल्स के बजाय अगर मैं मास लिखूं, क्या लिखूं? मास। तो मास हमको देखना पड़ेगा, मास का क्या होगा? मास कैसा होगा मुझे बताइए। नाइट्रोजन की कितना एटम्स है? एक ही एटम्स है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स है तो एक एटम्स का कितना होता है? 14। 2 एटम का कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28 ग्राम, 28 ग्राम। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 हाइड्रोजन का कितना होगा? 6 ग्राम होगा। कितना होगा? 6 ग्राम। एक अमोनिया नाइट्रोजन का 14 और ये 14 प्लस 3 इक्वल टू 17, 17 प्लस 17 इंटू 17 कितनी, सॉरी 17 इंटू 2 इक्वल टू कितना होगा? 34। कितना होगा? 34 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। जब 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होगा तो कितने ग्राम ऑफ अमोनिया मिलेगा? 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। आपको बात समझ में आ रही है? आपको कैसा दिया जाएगा कि बताइए अगर 2 मोल ऑफ अमोनिया हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट होगा तो कितने मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा? तो आपने ये इक्वेशन देखे यहाँ पे। अगर हमने 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिए तो कितने मोल ऑफ अमोनिया? 4 मोल ऑफ अमोनिया। तो वेट के भी आप भी बता सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको दिया गया 28 ग्राम ऑफ अमोनिया अगर इस रिएक्शन में जा रहा है तो कितने ग्राम ऑफ, सॉरी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इस रिएक्शन में जा रहा है तो कितने ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा? 34 ग्राम। अगर आपको पूछ लिया जाए 14 ग्राम ऑफ अमोनिया अगर रिएक्शन में जा रहा है तो कितने ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म होगा? 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। आपको समझ में आ रहा है? दिस आर द यूनिटरी मेथड्स है, आपको बस कैलकुलेट ही करना है। इतने में इतना तो उतने में कितना, समझ में आ रही है बात? इतने में उतना तो उतने में कितना, यही तो कैलकुलेट करना है, दूसरा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब मुझे बताइए क्या यहाँ पे एलसीएम फॉर्म हो, मतलब फॉलो हो रहा है? यहाँ पे एलसीएम सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिए 28 प्लस 6 34 और ये 34 बरोबर है। यहाँ पे क्या फॉर्म, मतलब फॉलो हो रहा है एलसीएम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी के लिए लगा देना लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम मत लगा देना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे मास समझ में आ गया, मास के भी आपको बता दें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर होगा, ऊपर होना चाहिए था, ठीक है, नीचे लिख देते कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे 1 मोल है तो क्या हो जाएगा Na पार्टिकल्स, सॉरी Na मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना, क्या हो जाएगा Na मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे कितने हो जाएंगे बोलिए, 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हो जाएंगे
2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अब मॉलिक्यूल है पता है आपको, तो एटम्स निकाल सकते हो आप। देखिए यहाँ पे कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, 2, तो 2Na हो जाएगा। फिर ये हमारा इससे पहले लेक्चर में हो चुका है, मैं ज्यादा उस पर टाइम नहीं लूंगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाले, मास निकाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकाले, और क्या निकाल सकते हो, दैट इज द नंबर ऑफ, सॉरी वॉल्यूम निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। एक मोल ऑफ एनी गैस का वॉल्यूम कितना होता है बोलिए, 22.4 लीटर। यहाँ पे 3 मोल है तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 22.4, आप कैलकुलेट कर लेना, आपको आता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगर 2 मोल्स है तो 2 मोल्स का कितना होगा, 2 इंटू 22.4 लीटर, इतना हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको सब बता दिया यहाँ पे कि अगर आपको नंबर ऑफ स्टैच्योमेट्री कोएफिशिएंट, देखो आपको कितनी सारी बातें बता रहा है। अगर स्टैच्योमेट्री कोएफिशिएंट आपको पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हो रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, मास बता सकते हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बता सकते हो, वॉल्यूम भी बता सकते हो। आपको बातें समझ में आ रही है। अब यहाँ पे देखिए और हम क्या क्या बता सकते हैं, मतलब क्या क्या निकाल सकते हैं। मोल्स दिए जाएंगे, मोल्स पूछे जाएंगे, मोल्स रिएक्टेंट की दिए जाएंगे, मोल्स प्रोडक्ट के पूछे जाएंगे। समझ में आ रही है बातें। देखिए यहाँ पे मोल्स पूछे जाएंगे आपको किसके, सॉरी मोल्स दिए जाएंगे गिवन किसके, रिएक्टेंट के। मैं रिएक्टेंट आर बोलते रिएक्टेंट लिख रहा हूं, और आपको मोल्स पूछे जाएंगे। थोड़ा इधर लिख दूं, ठीक है चलेगा। यहाँ पे मोल्स आपको किसके पूछे जाएंगे, प्रोडक्ट के, या प्रोडक्ट के मोल्स दिए जाएंगे, रिएक्टेंट के मोल्स पूछे जाएंगे। आपको बातें समझ में आ रही है। देखो इसे क्या बोलते हैं, मोल मोल रिलेशंस। इसको क्या बोलते हैं, मोल मोल रिलेशंस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे ये जिस तरीके से, नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएंगे रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री पर से बता ही सकते वैसे, ठीक है। सबसे पहली बात है आपको इक्वेशन बैलेंस कर देनी चाहिए। टोटल 15 से 16 रिएक्शंस है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको सारी रिएक्शंस बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और एक कंबशंस की रिएक्शंस आती है, उसको कैसा बैलेंस करते हैं। कुछ रिएक्शन दी जाती है जो बैलेंस नहीं होती, हमको उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो उस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में बिल्कुल देखेंगे। तो अब यहाँ पे बात समझिए आप। अब मोल्स दिए जाएंगे रिएक्टेंट के, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के निकाल सकते हो। बातें समझ में आ रही है। मोल्स उसे कहते हैं मोल्स मोल रिलेशन, ठीक है। अगर आपको मोल्स ना दिए गए हो, आपको पार्टिकल्स दिए गए, क्या दिए गए, पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स भी दिए तो आप निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं पार्टिकल्स। देखो अगर पार्टिकल्स भी अगर आपको दिए गए, पार्टिकल्स भी आपको अगर दिए गए तो आप क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो, ठीक है। और इस मोल पर से प्रोडक्ट के मोल निकाल सकते हो, और प्रोडक्ट के पार्टिकल्स भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। प्रोडक्ट के पार्टिकल्स भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है। रिएक्टेंट के पार्टिकल्स दिए जाएंगे आपको तो, और प्रोडक्ट के पार्टिकल पूछे जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसे कहेंगे पार्टिकल पार्टिकल रिलेशन। या तो फिर आपको क्या दिए जाएंगे, पार्टिकल दिए जाएंगे रिएक्टेंट के, और प्रोडक्ट के क्या पूछे जाएंगे, मोल्स पूछे जाएंगे, उसे कहेंगे पार्टिकल मोल्स रिलेशन। या तो दूसरी बात, मास भी दिया जा सकता है। रिएक्टेंट का मास दिया जाएगा तो हम उस पर से तो क्या कर सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं, और इस पर से इसके मोल्स हो जाएंगे, और इस पर से इसके मास भी निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए मास भी निकाल सकते हैं। या तो फिर तीसरा क्या बचा है, वॉल्यूम बचा है। वॉल्यूम दिया जाएगा आपको रिएक्टेंट का, तो आप मोल्स में कन्वर्ट कर दो तो प्रोडक्ट के मोल्स आ जाएंगे। प्रोडक्ट के मोल्स आ जाएंगे तो हम यहाँ पे इसका प्रोडक्ट का वॉल्यूम भी आ जाएगा, वॉल्यूम भी आ जाएगा। बस इतनी छोटा सा आपको डायग्रामेटिक है जो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बस यहाँ पे 10 रिलेशंस है, वो 10 रिलेशन के अलावा यहाँ पे 11वां रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, बनेगा ही नहीं इसके आगे। और इस रिलेशन पे इतने रिलेशन पे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे ज्यादा मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो देखो कौन से 10 रिलेशन, देखो मोल्स टू मोल्स एक हो गया, पार्टिकल्स टू पार्टिकल, मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम। समझ में आ रही है बातें आपको, कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद में क्या बचा है, पार्टिकल्स टू मास, पार्टिकल्स टू वॉल्यूम, कितने हो गए, 6। मास टू पार्टिकल, मास टू वॉल्यूम 8, वॉल्यूम टू पार्टिकल, वॉल्यूम टू मास हो गए 10। इसके अलावा कौन सा है, कोई तो नहीं बना यहाँ पे। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट पर से हम बता सकते हैं कि रिएक्टेंट के कितने नंबर ऑफ मोल्स यूटिलाइज होंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, तो कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, या रिएक्शन दी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में। एम्स के क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में दिए जाता है, इक्वेशन नहीं दी जाती है तो हमको इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो वो इक्वेशन कैसी, कौन सी इक्वेशन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट आपने देखा है। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स क्या होता है कि जो हमको नंबर ऑफ मोल्स, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। मोल कंसेप्ट को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। हम कल के लेक्चर में कुछ इस पर मैं आपसे कुछ प्रॉब्लम भी शेयर करने वाला हूँ। पहले क्या करूंगा, मैं ग्रुप में आज
आज ही मैं इस ग्रुप में क्या करने वाला हूँ, ग्रुप में आपसे कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक पे जो हुआ है हमारा, कि जिस तरीके से आपको वेट दूंगा, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स पूछूंगा, या प्रोडक्ट का मास पूछूंगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछूंगा, ऐसे कुछ 4-5 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद में वही क्वेश्चन या उसके अलावा कुछ दूसरे क्वेश्चन, दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कल लेने वाले हैं हम। और उसके बाद में रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।